आप देखिए कि इससे पहले ईरान ने जो हमला किया है, बिन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तल अवीव में तबाह बर्बाद हो गया है। बिन गुरियन एयरपोर्ट का नामो निशान एक तरह से ईरान ने खत्म कर दिया है और पूरे इजराइल में हाहाकार मचा हुआ है। हैफा शहर जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहां पर इजराइल की रिफाइनरी है, यहां पर भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हैफा में ऑयल रिफाइनरी और सनती इलाकों को ईरान ने निशाना बनाया है। बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल की जो तंसीबात है उनको निशाना बनाया गया है। बड़े पैमाने पर यहां पर जानी नुकसान भी एक तरह से हुआ है। तो हैफा इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है, जिसे सनती शहर भी कहा जा सकता है, कारोबारी शहर है। यहां पर भी ईरान ने बड़े पैमाने पर अभी तक एक तरह से हमले किए हैं। यरूशलेम की अगर बात कर लें तो बराह रास्त बड़े धमाके यहां पर हुए हैं। यरूशलेम से जो बड़ी खबर आ रही है कि कैसेट जो कि पार्लियामेंट है इजराइल की, यहां पर भी यरूशलेम में इजराइल के पार्लियामेंट के करीब ईरान का मिसाइल आकर गिरा है और काफी ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। और इससे पहले भी लगातार यरूशलेम को ईरान टारगेट करता रहा है, जहां मिसाइल के जरिए से, ड्रोन के जरिए से यहां पर लगातार हमले होते रहे। बहुत से लोग यहां पर भी जख्मी हुए हैं, कई लोग यहां पर मारे गए हैं। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं इजराइल के अंदर एक तरह से जमीबोस हो गई है। और अब तक आप देखिए तो तकरीबन 15,000 यहूदी, 15,000 आईडीएफ के जवान, 15,000 इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस जवान जो है तकरीबन अभी तक जख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों इसमें मारे गए हैं। रिहायशी इमारतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। गाड़ियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं। हैफा में तेल की तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग इजराइल के अंदर, जिनकी तादाद तो आप जानते हैं कि लाखों में ही है, लाखों लोग शेल्टर्स में जाने पर मजबूर हैं। जैसे ही कोई अटैक होता है, पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से ईरान ने रॉकेट और ड्रोन्स की बारिश कर दी है इजराइल के अंदर, ऐसे में लोग चिल्लाते, घबराते और चीखते पुकारते एक तरह से नजर आ रहे हैं। और लोगों के सामने कुछ नहीं होता है, फौरन वो एक तरह से शेल्टर के अंदर घुस जाते हैं और शेल्टर के अंदर ही पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन इजराइल के लोगों का एक तरह से गुजरता है। तो लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि जो दूसरी तस्वीर और जो सच्चाई इस जंग की है कि इस जंग में ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि अभी तक कई बड़े लीडर, चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो, अली लारिजानी की शहादत हो, या इसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अली लारिजानी साहब शहीद के जो करीबी थे, उनके जो घर वाले थे, उनके साथ जो बड़े अफसरान थे, उनकी काबीना में जो शामिल लीडरान थे, वो सब के सब एक तरह से इसमें शहीद हो गए। और इसके अलावा आम लोगों को भी इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहा है। बहुत से लोग ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका के हमलों में मारे गए हैं। जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। वह पूरे के पूरे इलाके एक तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन यह ईरान के अवाम का सब्र है, ईरान के अवाम का एक तरह से उनकी ताकत, उनका इत्तेहाद एक तरह से है कि वो इतनी बड़ी ताकत के सामने, सुपर पावर के सामने एक तरह से डटे हुए हैं। बल्कि सुपर पावर को एक तरह से नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया है ईरान ने। और आज भी आप देखिए कि आईआरजीसी जो कि पासदाराने इनकलाब है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड है ईरान के, उन्होंने कहा है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। अब ये आर पार की लड़ाई है और ये जंग जब ही रुकेगी जब एक तरह से ईरान चाहेगा। आप देखिए कि जब जंग रुकने की बात होती है तो पहले ही ईरान ने क्लियर कर दिया है। ईरान ने अपने दरअसल कई नुकाती जो एक पूरा मुजवजा जो शराइत है इनकी, वो एक तरह से इजराइल और अमेरिका के सामने ईरान ने रख दी है और कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल इन शर्तों को मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान की शर्तों पर राजी होते हैं, तब तो यह जंग रुक सकती है, वरना यह जंग चलती रहेगी। और शराइत भी देखिए क्या है कि अभी तक की इस जंग में, जो जंग ईरान के ऊपर थोपी गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, इस जंग में जो नुकसान ईरान का हुआ है उसका पूरा का पूरा हर्जाना दिया जाए। दोबारा से यह मानकर चला जाए कि इस तरह की जंग ईरान पर नहीं थोपी जाएगी, पूरा इलाका जंग से महफूज रहेगा, यह दूसरी बड़ी शर्त है। और इसके अलावा यह कहा गया है कि पूरी तरह से एक तरह से जमानत दी जाए कि इस इलाके में अब मशरिक़ वुस्ता में इस तरह की जंग नहीं छेड़ी जाएगी।
तो कहीं ना कहीं जो शर्तें ईरान की तरफ से लगाई गई हैं वो बहुत बड़ी शर्त है। इसमें एक शर्त यह भी है कि जो पाबंदियां ईरान के ऊपर लगाई गई हैं, जिस तरह से ईरान को असलहा, गोला बारूद या कारोबारी तौर से एक तरह से पाबंदी लगाकर रखी गई है, 20-25 साल से यह पाबंदियां लगातार ईरान झेलता आ रहा है। ऐसे में यह पाबंदियां भी एक तरह से हटाई जाएं, यानी ईरान का यह कहना है कि जब यह पाबंदियां हटाई जाएंगी, यह तमाम शर्तें एक तरह से मानी जाएंगी, उसके बाद ही यह जंग एक तरह से रुक सकती है। और आप देखिए कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका के जो बयानात हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के जो बयानात हैं, उन पर दरअसल भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग रोकने की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके हमले लगातार जारी रहते हैं। एक तरफ अमेरिका बात करने की बात करता है, लेकिन इजराइल के हमले लगातार तेहरान पर जारी हैं, ईरान के दूसरे शहरों में लगातार हमले जारी हैं। इसलिए अब ईरान समझ चुका है कि बातचीत में कुछ नहीं रखा है। बातचीत दरअसल ये बातचीत का फायदा उठाते हैं, और जिस वक्त फरवरी के आखिर में यह जंग शुरू हुई, उस वक्त भी आप देखिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत चल रही थी। कई मुल्क दरअसल चाहते थे कि मशरिक़ वस्ता में जंग न छिड़े और बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन एक तरफ बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर तेहरान पर हमला कर दिया था। तो ऐसे में अब तेहरान, ईरान ये समझ चुके हैं कि बातचीत दरअसल एक बहाना है, और अब बातचीत से इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर इसी तरह से बातचीत होती रहेगी तो अमेरिका और इजराइल इसी तरह से नापाक हमले ईरान पर करते रहेंगे। इसी वजह से अब IRGC की बात करें, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की बात करें, ईरान की लीडरशिप की बात करें, जो लगातार एक तरह से खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी ईरान इस जंग में एक तरह से डटा हुआ है। एक लीडर को शहीद किया जाता है, दूसरा लीडर खड़ा हो जाता है, एक कमांडर को शहीद किया जाता है, दूसरा कमांडर मैदान में निकल कर आ जाता है। तो लगातार ईरान एक बड़ी एक मैकेनिज्म के साथ, एक बड़े रोड मैप के साथ, एक बहुत बड़े मंसूबे के साथ इस जंग में दरअसल कूदा है, और यही दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकत इस जंग में मानी जा रही है, और इसी वजह से ईरान इस जंग में पूरे तौर से डटा हुआ है। तो लगातार आप देखिए कि ईद होने के बाद इन हमलों में तेजी आई है, और जिस तरह से ईरान ने कहा था कि वो रमजान के महीने में जंग नहीं करना चाहता है, रमजान के महीने में उसने हमले इतने शदीद नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही रमजान का मुबारक महीना गुजरा, ईद खत्म हुई, और उसके बाद धमाकेदार, जोरदार और पूरी शिद्दत के साथ ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है। लगातार ये हमले किए जा रहे हैं, और अब इजराइल के अंदर कोई शहर महफूज नहीं है। मशरिक़ वस्ता की हम बात कर रहे थे, मशरिक़ वस्ता में भी तकरीबन जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका के तंसीबात हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जहां पर मौजूद हैं, जहां पर अमेरिका के एयरबेस है, उन्हें लगातार ईरान निशाना बना रहा है। अभी अभी जो बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, सऊदी अरब ने फिर दावा किया है कि ईरान के कई ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किया गया है और उसे दरअसल बचा लिया गया है, यानी इन ड्रोन को गिरने से या फटने से या धमाका होने से पहले ही एक तरह से तबाह कर दिया है। यानी सऊदी अरब के अंदर रियाद में खासतौर से जहां जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वहां पे निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह से इराक के अंदर बगदाद में जहां पर सबसे बड़ा जो सिफारती अमला है, सबसे बड़ी जो मशरिक़ वस्ता में एम्बेसी है, वो दरअसल बगदाद में है, जो बताया जाता है कि एक पूरा शहर दरअसल अमेरिका ने यहां पर बसा कर रखा है अपनी एम्बेसी में। उस एम्बेसी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा अब कतर में हमले दरअसल रुके हैं। कतर में ईरान हमले नहीं कर रहा है, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट से कुछ ईरान की शायद डील हुई है, इस वजह से अब यहां पर हमले नहीं हो रहे। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे तबाह बर्बाद करने के बाद ही वो हमले एक तरह से रोकेगा। और मशरिक़ वस्ता में अब आप देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस थे, वो तकरीबन एयरबेस अब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद आप अबना हुर्मुज पर आ जाइए। अबना हुर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अबना हुर्मुज को फौरन ईरान को खोलना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हमने अबना हुर्मुज बंद कहां किया है, अबना हुर्मुज खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, यानी इजराइल और अमेरिका या इनके जो साथी हैं, इनके जो अलायंस ममालिक हैं,
उनके लिए दरअसल अब हुर्मुज बंद है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अब हुर्मुज खुला हुआ है। भारत चाहे तो अपने तेल कंटेनर अब हुर्मुज से ला सकता है, पाकिस्तान ला सकता है, दूसरे और जो ममालिक हैं वो एक तरह से ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ दुश्मन के लिए यानी इजराइल और अमेरिका के लिए और उनके जो साथी ममालिक हैं उनके लिए अब हुर्मुज पर एक तरह से ईरान ने पाबंदी लगाई है। और ईरान ने कहा है कि वो अपने कदम पीछे हटाने वाला नहीं है, बल्कि ईरान ने अब एक तरह से टोल प्लाजा बना दिया है पूरे अब हुर्मुज को, यानी अब हुर्मुज से गुजरना है तो टोल टैक्स आप दीजिए, आप उसकी अदायगी कीजिए, पैसे दीजिए और उसके बाद आप यहां से गुजर जाइए। लेकिन सबसे बड़ा जो दर्द-ए-सर अब हुर्मुज पर बना हुआ है वो दरअसल अमेरिका के लिए है, वो इजराइल के लिए है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस और एनर्जी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खुद हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि अगर यह जंग और दिन जारी रहती है तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, आने वाले दिनों में एनर्जी और गैस और तेल की जो किल्लत एक तरह से पैदा हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप इसे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अमेरिका में भी गैस और ऑयल और पेट्रोलियम की कमी हो रही है। एक तरह से इजराइल भी कहीं ना कहीं परेशान है। इजराइल के हैफा में जो रिफाइनरी है उसे एक तरह से ईरान ने नाकारा बना दिया है। तो कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक, बहुत खतरनाक सूरत हाल एक तरह से है और ईरान भरपूर तरीके से हमले कर रहा है। दुश्मन ने सोचा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ हमले करेगा और अब इस जंग में बुरी तरह से इजराइल और अमेरिका फंस चुके हैं और इन्हें निकलने का रास्ता इस जंग से नहीं मिल पा रहा है।